फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HPSSC का JOIT पोस्ट कोड 903 का पेपर। इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से आए थे और पार्ट 1 में हम 40 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। और इससे पहले लेक्चर में हमने इसके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। उसमें उन क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने दी है। आप उसको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चन को डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया गया है और लेक्चर अपलोड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टाइप फॉर द टेबल फील्ड इन MS एक्सेस 2013। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ईमेल फील्ड। MS एक्सेस में ईमेल कोई भी डाटा टाइप नहीं होता। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, टू टाइप ऑफ टेबल व्यू इन MS एक्सेस आर डैश एंड डिज़ाइन व्यू। आपका एक होता है डिज़ाइन व्यू एंड दूसरा होता है आपका डाटा शीट व्यू। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। जो आपका डिज़ाइन व्यू होता है उसमें हम सारे कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि हमारे पास हमने कोई टेबल बनाना है स्टूडेंट का, हमने उसमें 8 से 10 कॉलम बनाने हैं, तो हम जितने भी कॉलम बनाएंगे वो डिज़ाइन व्यू में बनाएंगे और हर एक कॉलम में कौन सा डाटा टाइप लगेगा वो हम डिज़ाइन व्यू में सेट करेंगे, क्योंकि डाटा टाइप से ही डिसाइड होता है कि किस कॉलम में किस टाइप का डाटा आएगा, किस टाइप की वैल्यू आएगी। और अगर हमने प्राइमरी की लगानी है किसी एट्रीब्यूट में तो वो भी हम डिज़ाइन व्यू से लगाते हैं। लेकिन जो जो हमारे टेबल में एक्चुअल एंट्री होगी, जो डाटा हम एक्चुअल में उसमें पुट करेंगे वो हम करेंगे डाटा शीट व्यू में। इसलिए इसके दो व्यू होते हैं, डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू। थर्ड, हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड बिगिनिंग विद द लेटर A एंड B बाय यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन डाटा शीट व्यू ऑफ अ टेबल इन MS एक्सेस। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ किया जाता है ढूंढने के लिए, एंड जो ढूंढा गया है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो हम इसमें यूज़ करेंगे AB स्क्वायर ब्रैकेट एस्ट्रिक। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इन MS एक्सेस टेबल इज़ रीड ओनली। MS एक्सेस में ऐसी कौन सी डाटा टाइप या कौन सी फील्ड टाइप है जिसका यूज़ सिर्फ रीड ओनली के लिए किया जाता है? दैट इज़ कैलकुलेटेड। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। फिफ्थ में दिया गया है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ODBC। ODBC स्टैंड्स फॉर ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। व्हाट इज़ ODBC? ODBC एक इंटरफेस है जो अलाउ करता है एप्लीकेशन को टू एक्सेस द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग SQL इज स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग द डाटा। हमारे सिस्टम में ODBC एक ड्राइवर होता है जो यूज़ करता है ODBC इंटरफेस को, दैट अलाउ एप्लीकेशन टू एक्सेस द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग SQL इज स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग द डाटाबेस। SQL क्वेरी आपकी यूज़ की जाएगी डाटाबेस से रिकॉर्ड को फैच करने के लिए, एंड जो आपका इंटरफेस होगा वो आपका ODBC होगी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, एंड इसको यूज़ करेगा ODBC ड्राइवर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल दैट इज़ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन डाटाबेस। इसको बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की का यूज़ होता है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। फॉरेन की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल दैट इज़ अ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन डाटाबेस। एक टेबल में वो प्राइमरी की होगी एंड दूसरी टेबल में वो फॉरेन की बन जाएगी। और जो आपकी सेकेंडरी और अल्टरनेट की होती है वो आपकी वो की होती है जो प्राइमरी की के अलावा जो बचती है। आपके टेबल में प्राइमरी की लगी है, उसके अलावा जो की बच गई जिसकी हेल्प से भी आप डाटा को फैच कर सकते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी एंड अल्टरनेट की। एंड कैंडिडेट की आपकी होती है मिनिमम सुपर सेट ऑफ सुपर की। सबसे पहले आपकी सुपर की होती है जो आपकी पेरेंट की होती है। सुपर की आपकी एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे लगती है। एंड उस जैसे आपके पास 5 सुपर की है तो 5 में से आपने दो आपकी कैंडिडेट की हो गई, और उन कैंडिडेट की में से आप एक को सेट करेंगे प्राइमरी की, एंड जो बच गई दैट इज़ अल्टरनेट एंड सेकेंडरी की। जब हम की के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे तब इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन 1010010102 नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका आंसर है 170। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन 903 की जो डिफिकल्ट क्वेश्चन 903 का जो लेक्चर हमने अपलोड किया है उस पेज का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी। इसका आंसर भी उसी लेक्चर में आपको मिलेगा, और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है,
विच डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। ये आपका है क्यू। आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है आपका स्टैक में। अगर यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तब आपका आंसर स्टैक होता, लेकिन यहाँ बात की गई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। दैट्स वाई ऑप्शन सी क्यू इज राइट आंसर। जो आपका स्टैक, क्यू और एरे है ये आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आपका ट्री आपका जो ट्री है ये आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्यू है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फॉर्मूला इक्वल टू काउंट A1:C5। ये क्वेश्चन हमने उस लेक्चर में शायद छोड़ दिया है। इसका जो आंसर था वो था 8। 8 कैसे आया? यहाँ पूछा गया था काउंट। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है काउंट, एक होता है काउंट ए। काउंट का मतलब है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करेगा, और काउंट ए का मतलब है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू को भी और एज वेल एज टेक्स्ट वैल्यू को भी काउंट करेगा। लेकिन यहाँ बात की गई थी काउंट की। देखिए यहाँ पे काउंट की बात की गई थी, और काउंट में सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है आपकी? 1 2 3 4 एंड 6 7 7 2, तो 4 और 4 8, ये आपकी 8 होगी। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर 15 लगा दिया, जो कि गलत हो गया। 15 आपका तब आता अगर आपका फंक्शन होता इक्वल टू काउंट ए, लेकिन यहाँ पे काउंट ए नहीं है, यहाँ पे काउंट है। अगला क्वेश्चन था, A dash is a powerful tool in Excel to calculate, summarize and analyze data to find out pattern and trends. That is pivot table. Pivot table का यूज़ किया जाता है डाटा को समराइज करने के लिए एंड आपकी जो डाटा है उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए। एंड जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी उसके रिक्वेस्ट के आधार उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर आप उसको डाटा को फैच कर सकते हैं ऑन द डिमांड ऑफ यूज़र। डाटा को फिल्टर करना हो, डाटा को समराइज़ करना हो, डाटा को इंटरेक्टिव बनाना हो, आपको जो आपको कॉलम चाहिए उस कॉलम के आधारित आपको रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 ये हमने उस लेक्चर में डिस्कस ढंग से किया था। जो हमारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उस दिन का लेक्चर था उसमें इनको हमने समझा दिया है, इसलिए हम इसमें इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और उस लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको इस लेक्चर के बाद स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन MS Excel a dash is a sequence of recorded keystroke and mouse and event that can be replayed as many time as one want, that is macro। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैक्रो का काम है कि जितना भी आप काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, चाहे आपके वो की स्ट्रोक्स हो, चाहे माउस का इवेंट हो या कुछ भी हो, उसको रिकॉर्ड करना, और जब आप चाहें उसको आप चला सकते हैं। एंड आपको बार बार वो काम ना करना पड़े, इसलिए आप मैक्रो का यूज़ करते हैं ताकि आपने मैक्रो को चलाया और वो जो आपने रिकॉर्ड किया था वो दोबारा से परफॉर्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी हमने डिस्कस कर लिया है। 18 का आंसर ए है और 19 का आंसर सी है। ये भी आपको उसी लेक्चर में मिल जाएगा। 20 में पूछा गया था, द कंसेप्ट ऑफ डैश वाज डेवलप्ड बाय J.M. जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम। इसका आंसर था पंच कार्ड। द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड वाज डेवलप्ड बाय J.M. जैक्वार्ड। जॉन मूरे, इनका पूरा नाम था जॉन मूरे जैक्वार्ड, इन 18th सेंचुरी। इन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था टू कंट्रोल करने के लिए टेक्सटाइल लूम को। एंड लेकिन जो पंच कार्ड के फादर है वो है हरमन होलोरिथ। हरमन होलोरिथ ने 1890 में टैबलेटिंग मशीन में इसका यूज़ किया था। 1890 के जो सेंसिस थे उसको डाटा को काउंट करने के लिए हरमन होलोरिथ ने इसका यूज़ किया था। चलिए समझते हैं पंच कार्ड क्या है। पंच कार्ड आपके एक सॉलिड कागज़ की तरह आपका एक गत्ते की तरह आपका टुकड़ा होता है जिसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। जो आपके होल होते हैं उसमें उनका यूज़ होता है डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए। डिजिटल डाटा उन होल में स्टोर होता है एंड जो डाटा आपका स्टोर है उसको हम रीड करते हैं पंच कार्ड रीडर से। पंच कार्ड रीडर एक डिवाइस है या मशीन है जिसके थ्रू पंच कार्ड में जो डाटा सेव किया गया है होल के अंदर उसको हम रीड करेंगे। पंच कार्ड आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे। ऑप्शन ए में दिया गया था अबेकस। अबेकस क्या है? अबेकस आपकी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस। और ये आपकी आई थी 1602 में, डेवलप हुई थी चाइना में। चाइना कंट्री में सबसे पहले डेवलप हुई थी। और इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन
एज वेल एज स्क्वायर रूट भी आपका इसमें कैलकुलेट हो जाता है। सेकंड दिया गया था आपका नेपियर बॉर्न। नेपियर बॉर्न के जो डेवलपर है वो है जॉन नेपियर। इन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी 1617 में। कहाँ की थी? स्कॉटलैंड में। एंड नेपियर बॉर्न का काम है टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर एंड इट होल्ड नंबर 0 to 9। ये 0 से 9 के बीच में नंबर को होल्ड करता है। एंड जो ये रिजल्ट डिफाइन करता है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर में इसके रिजल्ट डिफाइन होते हैं और 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है। एंड नेपियर बॉर्न आपकी यूज़ करती है रैप्डोलॉजी टेक्नोलॉजी। रैप्डोलॉजिया टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। रैप्डोलॉजिया इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नेपियर बॉर्न में होता था। डी में एक दिया गया था डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन आपका आया था 1822 में। एंड डिफेंस इंजन इज़ यूज टू कैलकुलेट और टेबुलेट पॉलिनॉमियल फंक्शन। इसके जो फादर है वो चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज चाहते थे एक ऐसी मशीन बनाना जो कंप्यूट कर सके टेबल के डाटा को, और वो भी एरर फ्री। टेबल के डाटा को वो कंप्यूट करना चाहते थे और एरर फ्री करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिफेंस इंजन को बनाया 1822 में। 21 में पूछा गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर विच वर डिजाइंड यूजिंग द डैश टेक्नोलॉजी। इसका आंसर है VLSI। टेक्नोलॉजी का नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन ए में देखा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके थर्ड जनरेशन में यूज हुए थे। ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन में यूज हुए थे। एंड वैक्यूम ट्यूब आपकी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी। अगला क्वेश्चन है 22। फ्लॉप्स इज अ यूनिट टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? जो फ्लॉप्स है इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्लॉप्स की एक यूनिट है जिसका यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स से हम मेजर करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 23। B2B, B2C, G2C एंड C2C आर दी फॉर्म ऑफ। ये आपकी फॉर्म है ई कॉमर्स की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हमने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है आज। इन सभी की हमने एब्रीवेशन आपको बताई है। देखिए, जो B2B है ये आपको होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C होता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। G2C होता है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। एंड C2C होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। 24. The dash sensor in mobile device track the orientation whenever the device is rotated. ये आपका होता है गैरोस्कोप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में दिया गया था NFC। NFC का पूरा नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये इसका पूरा नाम है। एंड ये शॉर्ट रेंज को कवर करती है। NFC एक टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ है टू मेक सिक्योर ट्रांजेक्शन एंड एक्सचेंज डिजिटल कंटेंट। और इसमें जो भी डिवाइस आपकी कनेक्ट होगी वो शॉर्ट एरिया को ही कवर करेगी, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो। अगर जो NFC से कनेक्ट होगा वो शॉर्ट रेंज में ही कवर कर पाएगा। मिनिमम आपकी जो ट्रांसमिशन जो इसकी है एरिया है 1 सेंटीमीटर में होता है आपका, कुछ सेंटीमीटर तक ये कवर कर पाता है। वायरलेस, ये आपकी एक डिवाइस वायरलेस है, इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो वायरलेस तरीके से होगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी में दिया गया था GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका यूज़ किया जाता है टू ट्रैक द लोकेशन एज वेल एज नेविगेशन। एंड ऑप्शन डी में दिया गया था एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर भी आपका स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है एंड इसका यूज़ होता है टू मेजर द लीनियर एक्सेलेरेशन ऑफ द डिवाइस की लीनियर एक्सेलेरेशन को मेजर करने के इसका यूज़ किया जाता है। एंड इट ऑल्सो मेजर द एक्सेलेरेशन ऑफ x and y कोऑर्डिनेट्स दैट विल बी दी 0। x and y कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसका रिजल्ट आपको 0 आता है। 25 में दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल। ये आपका है वन ड्राइव। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 26 में पूछा गया था इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम अ जियोग्राफिकल रीजन इज डिवाइडेड अप टू इनटू डैश टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेल्स। 27 में पूछा गया था IoT का पूरा नाम क्या है? IoT का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, डैश इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन दैट प्रोवाइड स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ये आपका है AWS। AWS स्टैंड्स फॉर अमेजॉन वेब सर्विसेज। BCD में जो ऑप्शन दिए गए थे इनको समझते हैं। BFS का मतलब होता है बाइट फाइल सिस्टम। अगर हम फाइल सिस्टम के हिसाब से देखें तब इसका नाम होता है बाइट फाइल सिस्टम, लेकिन अगर हम डाटा स्ट्रक्चर में देखें तब इसका नाम होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये एक डाटा स्ट्रक्चर में ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जो ग्राफ सर्चिंग एल्गोरिथम के लिए हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि ये टू फाइंड दी शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, उसके लिए यूज़ किया जाता है इसका। एंड ऑप्शन सी में दिया गया था NTFS। NTFS का पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन डी में दिया गया था GFS। GFS होता है आपका ग्लोबल फाइल सिस्टम। 29 डैश इज अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये आपका है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन थी 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2। तो सबसे पहले हमने कंप्यूट किया 5 इंटू 6 को, ये आ गया आपका 30। जो 30 है ये आपका स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। एंड उसके बाद 3 इंटू 2 ये होगा 6, ये आपका स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। उसके बाद 30 प्लस 6 36, 36 रिजल्ट भी आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। देन आपका ये ट्रांसमिट होगा ALU के तरफ को। इसका मतलब है इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो थोड़ी कंपटीशन के बाद जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो एक्यूमुलेटर स्टोर करेगा। ऑप्शन ए में दिया गया था प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम है टू होल्ड दी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होल्ड करना प्रोग्राम काउंटर का काम है। एंड ऑप्शन सी में दिया गया था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर शॉर्ट में उसको बोलते हैं MAR। इसका काम है टू होल्ड दी एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज़ टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन फैच होनी है करंटली उसका एड्रेस ये होल्ड करेगा, लेकिन जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होल्ड करेगा प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन डी में दिया गया था इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका वो होता है जैसे आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई है, यहाँ पर आपको पॉइंट करेगा। जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी उसकी तरफ ये पॉइंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया था इन डैश CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इसका सही आंसर था इमीडिएट मोड। पहले आपको पता होना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं। एड्रेसिंग मोड इज़ अ वे टू हाउ टू ट्रीट द ऑपरेंड। आपने ऑपरेंड को किस तरीके से ट्रीट करना है वो आपको डिसाइड करता है एड्रेसिंग मोड। अब आप सोचेंगे कि ऑपरेंड क्या चीज़ है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपकोड, एक होता है ऑपरेंड। ऑपकोड मतलब ऑपरेशन एंड ऑपरेंड मीन्स डेटा। जैसे कि आपका दिया गया है 3 + 4, यहाँ पे जो 3 और 4 है ये आपका ऑपरेंड है। जो आपका बीच में प्लस दिया गया है ये आपका ऑपकोड है, ऑपरेशन। इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो प्लस हुआ, ये आपका ऑपकोड हो गया। एंड 3 और 4 आपका डाटा हो गया, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। इसी ऑपरेंड को किस तरीके से ट्रीट करना है ये एड्रेसिंग मोड डिसाइड करेगा। और एड्रेसिंग मोड इसमें बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन का आंसर था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, लेकिन ऑप्शन ए में दिया गया था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका जो ऑपरेंड होता है वो इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट पार्ट नहीं होता। इंस्ट्रक्शन में आपके दो पार्ट होते हैं, एक ऑपकोड, एक आपका ऑपकोड होगा, एक आपका ऑपरेंड होगा। जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है उसमें ऑपरेंड की जगह आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, वहाँ आपको मिलेगा एक इफेक्टिव एड्रेस। उस इफेक्टिव एड्रेस पे आप जाएंगे, वहाँ आपको एक्चुअल में जो डाटा है वो मिलेगा। और जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है उसमें क्या होता है, उसमें ऑपरेंड की जगह दिया गया होगा एक मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन पे आपको मिलेगा इफेक्टिव एड्रेस एंड उस इफेक्टिव एड्रेस में मिलेगा आपको एक्चुअल डाटा। इसमें टोटल 2 स्टेप लगते हैं। पहले आपको मेमोरी लोकेशन में जाना है, उसके बाद डायरेक्ट इफेक्टिव एड्रेस पे जाना है एंड उस इफेक्टिव एड्रेस पे आपको डाटा मिलेगा। और डी में देखा था इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आपको ऑपरेंड की जगह आपको एक इंडेक्स वैल्यू दी गई होगी, उस इंडेक्स वैल्यू पर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक्चुअल डाटा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है जहाँ पे ऑपरेंड ही इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, वो आपका होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको ऑपरेंड में डायरेक्ट वैल्यू दी गई होती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको दिया गया होगा 3.14, ये आपकी पाई की वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होती।
जैसे कि आपका प्रोग्राम में कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द चेंज नहीं होता, उसी तरीके से इस वैल्यू को भी कभी चेंज नहीं कर सकते। इसको आप एक तरह से कॉन्स्टेंट मान के चल सकते हैं इमीडिएट एडिसिंग मोड में, जो आपको वैल्यू पहले से डिफाइन की होगी। 31 में दिया गया है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है एंड रोम, रैम एंड कैश मेमोरी ये आपकी प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी डिवाइसेस है। रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी, रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी आपका रैम का ही पार्ट है। जो आपकी स्टैटिक रैम होती है वो आपकी कैश मेमोरी होती है, और जो आपकी एक्चुअल रैम होती है वो आपकी डायनेमिक रैम होती है। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी ये आपकी होती है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सीपीयू रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आती है आपकी कैश मेमोरी, देन आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी स्पीड के हिसाब से। 33 में पूछा गया था कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी आपकी वर्क करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था द टू कैशे मेमोरी राइट पॉलिसी आर राइट बैक एंड राइट थ्रू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कैशे मेमोरी की राइट करने की दो पॉलिसी होती है, एक होती है राइट बैक एंड सेकेंड होती है राइट थ्रू। राइट का मतलब है डाटा को लिखना उसके ऊपर, रीड का मतलब होता है डाटा को फैच करना, एंड राइट मतलब उस मेमोरी पे डाटा डालना। राइट बैक राइट थ्रू ये दो पॉलिसी होती है इसकी राइट की। 35 में पूछा गया था द प्रोग्राम स्टोर इन रोम, पी रोम एंड ई पी रोम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। इसको बोलते हैं हम फर्मवेयर। 36 द डैश की ऑन अ क्वार्टी कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स। फोकस ऑन दैट वर्ड्स स्मॉल बम्प्स ऑन देम हेल्प पोजिशन ऑन फिंगर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। कीबोर्ड में ऐसी दो कौन सी की होती है जिनके ऊपर वो की थोड़ी सी उभरी होती है, उसमें कुछ निशान लगा होता है जिसके थ्रू आप उनको जब छुएंगे आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सी की दबाई है। ये आपकी होती है जे एंड एफ। टाइपिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए हम देखते हैं ए एस डी एफ एंड JKL:। जो एफ है और जे है इनके ऊपर ऐसा निशान होता है और ये की थोड़ी सी उभरी होती है। जब भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं अगर हमारा हाथ गलती से किसी और डायरेक्शन में चला जाए तो हम बिना देखे इनके ऊपर हाथ रखेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारा उंगली एफ और जे में आ चुकी है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 में पूछा गया था रेड टेक्नोलॉजी कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव टू अचीव स्पीड एंड रिडंडेंसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेड। RAID की फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। 38 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज़ द हाइस्ट कैपेसिटी। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बनेगा आपका BRD ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी होती है 25 GB, लेकिन अगर डबल साइड पूछा जाए तब इसकी कैपेसिटी होती है 50 GB। सिंगल साइड की कैपेसिटी होती है 25 GB। ऑप्शन बी में लिखा था कम्पैक्ट डिस्क, ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्शन डी में लिखा था डिजिटल वीडियो डिस्क DVD, ये भी आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। एंड ऑप्शन सी में लिखा था कम्पैक्ट डिस्क R, कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये भी आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। 39 विच कंपोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर मेल्ट एंड टोनर पार्टिकल टू फॉर्म परमानेंट इंप्रेशन ऑन द पेज, दैट इज फ्यूज़र। लेजर प्रिंटर में आपका एक फ्यूज़र नाम की टेक्नोलॉजी होती है, वही आपको क्वेश्चन पूछा गया था विच कंपोनेंट ऑफ लेजर प्रिंटर। फ्यूज़र कंपोनेंट ऑफ लेजर प्रिंटर मेल्ट द टोनर पार्टिकल टू फॉर्म परमानेंट इंप्रेशन ऑन द पेज। 40 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज फ्लैश मेमोरी, दैट इज SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। CD-ROM आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, और ये चारों ही आपकी स्टोरेज डिवाइसेस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इस लेक्चर में हम सिर्फ 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ 903, उसको भी देखना है क्योंकि हमने इस लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन स्किप किए हैं। वो इसलिए स्किप किए हैं क्योंकि उन क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी अलग से लेक्चर में बना दी है। आप उसको भी फॉलो कीजिए और इसको भी फॉलो कीजिए, और जो 80 क्वेश्चन और आएंगे उनको भी आप फॉलो कीजिए। इस पेपर को हमने कंप्लीट स्टडी करना है और हमारा लक्ष्य यही है हर एक पेपर को कंप्लीट स्टडी करना। एंड
अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। और ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और मैक्सिमम लोगों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे अभी हमारे पास कम से कम 250 प्लस मेंबर जुड़ चुके हैं। आप भी उसका हिस्सा बनिए एंड ऑल लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।